अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के टॉपिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ वो क्या होता है। तो हमारे पॉइंट्स जो हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ये क्या होती है। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन हो, एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने अलग करना है। हमारे पास एक एक्वा सॉल्यूशन है। एक्वा सॉल्यूशन होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर हो, उसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हल है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने अलग करना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया जी वाटर। वाटर में आपने डाला हुआ है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, वाटर में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डाला हुआ है। अब आपने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करना है वाटर में से। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि कोई ऐसा सॉल्वेंट उसका इंतखाब करेंगे जो सॉल्यूशन में हल ना हो, लेकिन उस वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर हल कर लें। ठीक है, यानी कि हम इसके अंदर कोई सेकंड सॉल्वेंट ऐसा डालेंगे जो वाटर में हल ना हो, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो जो वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके लिए मैक्सिमम। मसलन आपने डाल दिया, ईथर डाल दिया। ठीक है, ईथर और वाटर दोनों की नेचर जो है वो अपोजिट होती है, ये आपस में हल नहीं होते। ठीक है, प्रॉब्लम को दोबारा समझें कि हमारे पास सॉल्यूशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने अलग करना है। वाटर में से अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें डालेंगे एक सेकंड सॉल्वेंट जो कि ईथर है। ईथर क्या है? एक सेकंड सॉल्वेंट। अच्छा, उस सेकंड सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो सेकंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन में हल ना हो, लेकिन उस सॉल्यूट के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो? मैक्सिमम हो। ठीक है, अच्छा, इसको सेपरेटरी फनल में जो है वो हमने प्लेस किया। ये आपके पास है जी सेपरेटरी फनल। ठीक है, तो सेपरेटरी फनल से हम सिंपल एक्सट्रैक्शन जो है वो करते होते हैं। एक्सट्रैक्शन भी दो तरह की होती है, सिंपल और उसके बाद या डबल या मल्टीपल। तो हम इस हमारे जो सिलेबस में है वो है सिंपल एक्सट्रैक्शन। अच्छा जी, तो सेपरेटरी फनल में हमने सेकंड सॉल्वेंट डाला और उसको शेक करेंगे। शेक करने का मकसद ये होता है कि इन कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो बढ़ाया जा सके, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स और जो सेकंड सॉल्वेंट हमने डाला है जो कि ईथर यहाँ पे डाला है, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इन कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो ज़्यादा हो, कनेक्शन ज़्यादा हो। जब उसको शेक करेंगे, जो ईथर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एसोसिएट है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको खींच के अपने साथ मिला लेंगे। कुछ देर के लिए उसको रख देंगे। थोड़ी देर के बाद ईथर जो है अलॉन्ग विद दी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपर लेयर बनाएगी, वाटर जो है अलॉन्ग विद दी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ वो लोअर लेयर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो लेयर्स बन जाएंगी। शेक किया, उसको रखा, दोबारा दो लेयर्स बन जाएंगी। लेयर क्यों बनेगी? क्योंकि ईथर और वाटर जो है वो एक दूसरे में हल नहीं होते, इमिसिबल होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जी
इस स्टॉपर की मदद से हम क्या करेंगे, इस स्टॉपर की मदद से हम ईथर वाली जो लेयर है उसको अलग कर लेंगे। यानी कि इसको अलग किया, कंटेनर की मदद से वाटर जो है उसको अलग कर लेंगे और आपके पास जो ईथर है अलॉन्ग विद दी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हम अलग कर लेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की कि शेक किया, शेक करने के बाद अब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर में ट्रांसफ़र हो गया, उसकी लेयर बन, उस लेयर को सेपरेट कर लिया जाता है। अच्छा, वाटर को दोबारा यानी कि वो जो सोल्यूशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद है उसको दोबारा सेपरेटरी फनल में जो है वो डाल देंगे। अलग से फ्रेश जो है वो कुछ कंसंट्रेशन ईथर की लेंगे नए सिरे से, उसको दोबारा डाल के फिर शेक करेंगे, ये प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे और उसके बाद ही जो अब आपने नया जो है वो प्रोसेस रिपीट किया है, अब उस लेयर को, ईथर वाली लेयर को जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद दोबारा फिर इसके अंदर फ्रेश ईथर जो है वो डाला जाएगा, फ्रेश ईथर डाल के उसको शेक करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड दोबारा ट्रांसफ़र होगा, कुछ देर के लिए उसको रख देंगे, लेयर्स बन जाएंगी, उस लेयर को दोबारा जो है वो अलग कर लिया जाता है, उसको अलग से एक कंटेनर में वो हम डाल देंगे। तो इस तरह करके आपने वाटर में से वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे का सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट कैसे किया है? बाय यूजिंग द सेकंड सॉल्वेंट विच इज़ कम्प्लीटली इमिसिबल इन द सॉल्यूशन। अब इसको हीट करेंगे या डिफरेंट मेथड यूज़ करके उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग कर लिया जाता है। तो दिस रिपीटेड एक्सट्रैक्शन विच इज़ यूज टू सेपरेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स from the solution by using a second solvent which is completely immiscible in solution is said to be a solvent extraction। तो solvent extraction क्या हो गया कि solution में से organic compounds को अलग करना by using a second solvent which is completely immiscible in the solution is said to be a solvent extraction। इसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहेंगे। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी कि द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इसको सॉल्यूट कह देंगे फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय shaking it with the second solvent which is immiscible in solution is said to be a solvent extraction। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स टूवर्ड्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड टूवर्ड्स द सॉल्यूट। तो बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक रीज़न जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, वो दो डिफरेंट लिक्विड्स के दरमियान इस एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है। क्लियर होगी बात? ये हो गया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसकी एक टाइप आती है कि व्हाट इज़ ईथर एक्सट्रैक्शन। क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज़ ईथर एक्सट्रैक्शन। तो ईथर एक्सट्रैक्शन है कि अगर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में आपने सेकंड सॉल्वेंट जो है वो ईथर लिया हुआ है, यहाँ पे हमने सेकंड सॉल्वेंट ईथर लिया था ना, जो आपने अलग से डालना है बाद में सॉल्वेंट, अगर वो ईथर हो तो ऐसी एक्सट्रैक्शन कहलाती है ईथर एक्सट्रैक्शन। तो क्या बनेगा इसका जवाब? इफ़ अ सेकंड सॉल्वेंट इज ईथर इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन
दिस टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन इज सेड टू बी अ ईथर एक्सट्रैक्शन, कि आपने जो सेकंड बाद में सॉल्वेंट डाला है अगर वो ईथर है तो दिस टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन इज सेड टू बी अ ईथर एक्सट्रैक्शन। क्लियर होगी बात? ये जो मेथड है ये बेसिकली वाटर में से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर के बीच में ही मौजूद रहती हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में मैक्सिमम होती है। अच्छा, उसके बाद ही अगर हम ऐसा करें कि थोड़ा सा सॉल्वेंट लें, सेकंड सॉल्वेंट थोड़ा सा लें, उसको शेक करें, उसको अलग करके कंटेनर में डाल दें, फिर नया सॉल्वेंट डालें, उसको शेक करें, सॉल्यूट जब ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको अलग कर लें, फिर थोड़ा सा और सॉल्वेंट डालें, उसको शेक करें, उसको अलग करें, तो दिस टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन इज सेड टू बी अ रिपीटेड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, रिपीटेड क्या हो गया कि थोड़ा सा पोर्शन लिया आपने, उसको शेक किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें ट्रांसफ़र हुआ, उस लेयर को अलग कर लिया, बाद में दोबारा फ्रेश आपने जो है वो ईथर डाला, उसको शेक किया, उसको अलग किया, फिर नया ईथर जो है वो डाला, तो ये कहलाता है रिपीटेड एक्सट्रैक्शन। तो दिस रिपीटेड एक्सट्रैक्शन इज़ मोर यूज़फुल टू सेपरेट दी ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्राम अ सोल्यूशन। तो ये ज़्यादा यानी कि इफ़ेक्टिव है कि हम इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अलग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। के पास आ गया जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? देखिए, आपके पास यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि अगर आपके पास दो डिफरेंट नेचर के लिक्विड्स हों, मसलन आपके पास एक ईथर था और एक क्या था, वाटर था, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया जी, फ़र्ज़ किया वाटर, और उसके बाद ही ये आपके पास क्या हो गया, ईथर। ये आपके पास वाटर हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, ईथर। अच्छा, अगर वाटर और ईथर का इक्वल वॉल्यूम लेके उनको मिक्स किया जाए तो दोनों लिक्विड्स आपस में इंटरमिक्स नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की नेचर जो है वो अपोजिट होती है। सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड होता है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, पोलर पोलर में हल होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में। जब दोनों की नेचर अपोजिट होगी तो वो क्या करेंगे, वो लेयर्स बना देंगे। तो यहाँ पे दो लेयर्स बन जाएंगी, एक ईथर की लेयर और एक वाटर की लेयर। तो अपर लेयर किस लिक्विड की बनेगी, जिसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी वो अपर लेयर बनाएगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो लोअर लेयर बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के मुताबिक ये है कि अगर आपके पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हों, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो आपस में हल ना हो, जिनकी नेचर जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो, तो इसके अंदर अगर कोई सॉल्यूट ऐड किया जाए, सॉल्यूट मसलन कोई सॉल्यूट है वो हमने 10 ग्राम इसके अंदर जो है वो ऐड करना है इस सिस्टम के अंदर, तो वो क्या होगा, वो सॉल्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन बोथ द लेयर्स। ये 5 ग्राम अपर लेयर में चला जाएगा और 5 ग्राम जो है वो लोअर लेयर में चला जाएगा। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि अगर हमारे पास जो है कोई ऐसा सिस्टम है कि जिसमें दो लिक्विड्स वो टोटली इमिसिबल हैं इनटू ईच अदर, अगर उसके अंदर हम कोई सॉल्यूट जो है वो ऐड करें तो द एडेड सॉल्यूट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, कि वो कांस्टेंट रेशो के साथ हमारा सॉल्यूट जो है वो दोनों लिक्विड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। ये डिपेंड नहीं करेगा, अगर हमने 10 ग्राम डाला है तो 5 ग्राम जो है वो ईथर वाली लेयर में चला जाएगा, 5 ग्राम जो है वो वाटर वाली लेयर में चला जाएगा। अगर हमने 20 डाला तो 10-10 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर हमने 30 डाला तो 15-15 वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन 2 लेयर्स, ठीक है। तो क्या हो गया कि अ सॉल्यूट distributes itself between
टू इमिसिबल लिक्विड्स in a constant ratio irrespective to the concentrations of solute added। ठीक है, यानी कि डिपेंड नहीं करेगा ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में, जितना सॉल्यूट हम डालेंगे वो सॉल्यूट क्या होगा, दो इमिसिबल लिक्विड्स में जैसा कि ईथर और वाटर था इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि अगर हमने 10 ग्राम डाला है तो 5 ग्राम ईथर वाली लेयर में चला जाएगा, 5 ग्राम जो है वो वाटर वाली लेयर में जो है वो चला जाएगा। ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो हो गया। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की या पार्टीशन लॉ की। तो पहली लिमिटेशन ये है कि सॉल्यूट जो है इट शुड बी सॉल्युबल इन बोथ द लिक्विड्स, कि ये दोनों में हल होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर होगा ना तब ये एप्लीकेबल होगा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। और उसके बाद टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूट जो है वो दो डिफरेंट लिक्विड्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो विद अ कांस्टेंट रेशो, तो टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है उसको हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, और बाज़ दफ़े ऐसा होगा कि हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ, जो कि सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है उसके साथ डिसोसिएट भी हो सकता है और एसोसिएट भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूट है उसको अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट जो है वो कांस्टेंट रखनी चाहिए। वो अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट जो है अगर उसको लूज़ कर देगा सॉल्वेंट के साथ डिसोसिएट होके या एसोसिएट होके, तब भी पार्टीशन लॉ जो है या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बस आपने सिंपली याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हों तो हमारा जो एडेड सॉल्यूट होगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन बोथ द लिक्विड्स इन अ कांस्टेंट रेशो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द एडेड सॉल्यूट, कि जितना भी हम उसमें ऐड कर दें वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अगला मामला हो जाता है, अगला जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। मेरे पास हो गया जी डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको सिंपली के लिख दें या के डी लिख दें। डी से मुराद क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। अब हमने यहाँ पे दो जो हैं वो लेयर्स यहाँ पे ली हुई हैं, एक हमारे पास एक्वस लेयर है और एक हमारे पास ईथर लेयर है। ठीक है, जब उसको हम सेपरेटरी फनल में इन दोनों को शेक करेंगे एक ही वक्त में तो सारे का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर वाली लेयर में ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसकी कुछ मिकदार जो है वो एक्वस फेज़ में रहेगी और कुछ मिकदार जो है वो उसकी वो ऑर्गेनिक फेज़ में यानी कि ईथर वाली लेयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इस ऑर्गेनिक फेज़ और एक्वस फेज़ में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के दरमियान रेशो है इट इज़ सेड टू बी अ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या हो गया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ द solubility of the solute in organic phase over concentration of the solubility of solute in aqueous phase। ठीक हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या हो गया कि concentration of the solubility of a solute in organic phase and concentration of the solubility of the solute that organic compound which is सेपरेटेड फ्रॉम दी एक्वस मीडियम, कि वो कितना चला गया ऑर्गेनिक फेज़ में और कितना जो है वो एक्वस फेज़ में मौजूद है, इसके दरमियान जो रेशो होगी इट इज़ सेड टू बी अ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। इसको हम जो है वो के डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डी से मुराद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद ही एक हमारी एग्जांपल है, उस एग्जांपल को हम देखते हैं कि इसको ज़रा एक पॉइंट और देख लें यहाँ पे
कि अगर के डी की वैल्यू जो है वो बराबर होती है 1 के, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है अगर 1 होती है, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी कंसंट्रेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो एक्वस फेज में है, उतनी ही ऑर्गेनिक फेज में है। 1/1 इज इक्वल टू, यानी कि कंसंट्रेशन सेम है तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूट है इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द फेजेस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक या एक्वस फेज। अच्छा, अब उसके बाद ही अगर के डी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है ये 1 से ज़्यादा है, देखें ना, ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी हो गई ऑर्गेनिक फेज में और उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन एक्वस फेज। अब जवाब 1 से ज़्यादा है, ज़्यादा कब आएगा, जब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। अब ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ऑर्गेनिक फेज है। इसका मतलब है कि अगर के डी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हमारा सॉल्यूट कहाँ पे होगा, ऑर्गेनिक फेज में होगा। ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन कहाँ पे होगी, ऑर्गेनिक फेज में जो है वो होगी। अगर हमारे के डी की वैल्यू यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम आती है, कम कब आएगी, जब डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा होगी। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्वस मीडियम है, तो इसका मतलब है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम आती है तो हमारा सॉल्यूट कहाँ पे होगा, एक्वस मीडियम में जो है वो होगा। ठीक है, तो अब इसकी मदद से, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की मदद से हम ये बता सकते हैं कि हमारा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा किस फेज़ में है, ऑर्गेनिक में है या एक्वस फेज़ में है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ किया हमारे पास ना ये ईथर की बजाय सेपरेटरी फनल में हमारे पास जो है वो आयोडीन है। ठीक है, हमने ऐसा किया कि आयोडीन का पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया और ये कन्वर्ट हो गया ट्राई आयोडाइड आयन में। ये आपके पास क्या है जी, ट्राई आयोडाइड आयन, और ये आपके पास हो गया आयोडीन। आयोडीन का कलर जो है वो क्या होता है, पर्पल, और ट्राई आयोडाइड आयन का कलर होता है ब्राउन। ठीक है, अब हमने क्या किया कि वाटर के अंदर पोटाशियम आयोडाइड की मौजूदगी में आयोडीन को वाटर में हल कर दिया। आयोडीन को पोटाशियम आयोडाइड की मौजूदगी में हमने क्या किया, वाटर में हल कर दिया, और वो आयोडीन किस में कन्वर्ट हो गया, ट्राई आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ट्राई आयोडाइड आयन जो है ये ब्राउन कलर का होता है, जबकि आयोडीन जो है वो क्या होता है, वो पर्पल कलर का होता है। ये मिक्सचर मौजूद है किसमें, इस वाटर के अंदर। अब हमने ऐसा किया कि इसके अंदर सेकंड सॉल्वेंट डाल दिया CCl4 यानी कि टेट्राक्लोरोमीथेन, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, अब देखें, जो आयोडीन है ये भी नॉन पोलर है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्या है, नॉन पोलर है। तो आयोडीन की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेट्राक्लोरोमीथेन में मैक्सिमम होगी, और ट्राई आयोडाइड आयन की जो सॉल्युबिलिटी है, चूँकि ये आयन है और आयंस की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा हुआ करती है, तो ट्राई आयोडाइड आयन विल बी मोर सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। इस वाले मीडियम में ट्राई आयोडाइड आयन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। हमने क्या किया कि इसके अंदर टेट्राक्लोरोमीथेन डाला, उसको शेक किया। शेक करने का मकसद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मकसद होता है ताकि दो डिफरेंट लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इन कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो। जब उसको शेक करेंगे तो क्या होगा, आयोडीन ट्रांसफ़र हो जाएगी किस मीडियम में, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले मीडियम में आयोडीन ट्रांसफ़र हो जाएगी, जबकि ट्राई आयोडाइड आयन जो है वो एक्वस मीडियम में ही रहेगा, क्योंकि ट्राई आयोडाइड आयन की सॉल्युबिलिटी जो है वो एक्वस मीडियम में मैक्सिमम हुआ करती है। आयंस हैं, आयंस की एसोसिएशन जो है वो वाटर के साथ ज़्यादा हुआ करती है। तो नतीजा क्या निकलेगा कि जो वाटर वाला
फेज़ है जिसके अंदर ट्राई आयोडाइड आयन मौजूद है, तो ट्राई आयोडाइड आयन का कलर होता है ब्राउन, तो ये पूरे वाटर वाले एरिया का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। जबकि जिस एरिया में आयोडीन मौजूद है यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ये पर्पल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इससे आपने ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूट जिसकी सॉल्युबिलिटी जिस फेज़ में ज़्यादा है वो सॉल्यूट जो है उस फेज़ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट में जो है वो अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।